दोस्तों, हरियाणा में लंबे अरसे के बाद कांग्रेस अपना संगठन खड़े करने की दिशा में काम कर रही है, जिसके लिए हरियाणा में कांग्रेस अब जिला अध्यक्षों की नियुक्ति के लिए जाति और उपजाति को आधार बनाने जा रही है। जी हां, आपने सही सुना। आवेदन फॉर्म में अब सिर्फ जाति नहीं बल्कि उपजातियां भी पूछी जाएगी। और अगर आप जनरल वर्ग से हैं तो आपको ये भी बताना होगा कि आप ब्राह्मण हैं या वैश्य हैं। दोस्तों, ये खबर कोई अफवाह नहीं बल्कि हरियाणा की सियासत में एक नया रंग भरने की कोशिश है। हरियाणा में हाल के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा था। 2024 के लोकसभा चुनाव में 99 सीटों के साथ कुछ उम्मीद जगी थी, लेकिन हरियाणा और महाराष्ट्र की हार ने पार्टी के नेतृत्व और रणनीति पर कई बड़े सवाल खड़े कर दिए। दोस्तों, कांग्रेस ने तय किया है कि वो अपनी हार से सबक लेगी और हरियाणा में अपनी सामाजिक अपील को बढ़ाने के लिए एक नई टीम बनाएगी। इस नई रणनीति का आधार है जाति और उपजाति। पार्टी ने अपने जिला अध्यक्षों के चयन के लिए एक ऐसा आवेदन फॉर्म तैयार किया है जिसमें उम्मीदवारों को अपनी जाति और उपजातियों का जिक्र करना अनिवार्य होगा। जनरल वर्ग के उम्मीदवारों को ये स्पष्ट करना होगा कि वो ब्राह्मण है या वैश्य है या फिर किसी और उपजाति से ताल्लुक रखते हैं। ये पहली बार नहीं है जब भारतीय सियासत में जाति का जिक्र हो रहा हो, लेकिन इतनी बारीकी से उपजाति को आवेदन फॉर्म का हिस्सा बनाना ये निश्चित रूप से एक नया प्रयोग कांग्रेस की तरफ से हरियाणा में किया जा रहा है। कांग्रेस का तर्क है कि हरियाणा जैसे राज्य में जहां सामाजिक समीकरण सियासत की धुरी है, जाति आधारित नियुक्तियां पार्टी को विभिन्न समुदायों से जोड़ने में मदद करेगी। हरियाणा में जाट, दलित, ओबीसी और जनरल वर्ग के बीच सामाजिक संतुलन बनाना कांग्रेस के लिए हमेशा से चुनौती रहा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये नया फॉर्मूला पार्टी को मजबूती दे पाएगा या फिर ये जातिवादी सियासत को और गहरा करेगा। दोस्तों, आइए इस फॉर्म की बारीकियों को समझते हैं। अगर आप हरियाणा में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष बनना चाहते हैं तो आपको न सिर्फ अपनी योग्यता, अनुभव या पार्टी के प्रति निष्ठा साबित करनी होगी, बल्कि ये भी बताना होगा कि आपकी जाति क्या है और उसमें भी उपजाति क्या है। मान लीजिए कि आप ब्राह्मण हैं तो आपको बताना होगा कि आप शर्मा हैं या फिर कुछ और, या फिर कोई और गोत्र। अगर वैश्य है तो क्या अग्रवाल, गुप्ता या फिर कोई और उपजाति। ये सवाल पूछने का मकसद क्या है? कांग्रेस का कहना है कि वो हरियाणा के सामाजिक ताने बाने को समझते हुए एक ऐसी टीम बनाना चाहती है जो हर समुदाय को प्रतिनिधित्व दे सके। हरियाणा में जाट समुदाय का प्रभाव, दलितों की आबादी और ओबीसी की सियासी ताकत कोई नई बात नहीं है, लेकिन जनरल वर्ग के भीतर ब्राह्मण और वैश्य जैसी उपजातियों को अलग अलग करके देखना ये एक नया प्रयोग है। शायद कांग्रेस को लगता है कि इससे वो हर छोटे बड़े समुदाय को अपने साथ जोड़ सकती है। लेकिन जरा रुकिए, क्या ये वही कांग्रेस है जो संविधान बचाने और सामाजिक न्याय की बात करती रही है? क्या यह वही पार्टी है जो राहुल गांधी के नेतृत्व में जाति जनगणना की वकालत करती है, लेकिन साथ ही वो ये भी कहती है कि जाति को सियासत का आधार नहीं बनाना चाहिए? तो फिर ये फॉर्म जिसमें जाति और उपजातियों की बारीकियां मांगी जा रही है, क्या ये कांग्रेस की उस विचारधारा से मेल खाता है या फिर ये हार के बाद की हताशा भरा कदम है जिसमें पार्टी सिर्फ सियासी गणित को साधने की कोशिश कर रही है? हरियाणा की सियासत में जाति का गणित हमेशा से अहम रहा है। जाट, दलित, ओबीसी और जनरल वर्ग ये सभी समुदाय हरियाणा की राजनीति को आकार देते हैं। बीजेपी ने अपनी हालिया जीत में इस सामाजिक संतुलन को साधने की कोशिश की थी। उनकी कैबिनेट में दलित, ब्राह्मण, जाट, ओबीसी, राजपूत और पंजाबी समुदायों को प्रतिनिधित्व दिया गया। कांग्रेस शायद उसी रणनीति को और बारीकी से लागू करना चाहती है, लेकिन इस रणनीति में खतरे भी कम नहीं है। हरियाणा में पहले से ही जातिगत तनाव और सामाजिक ध्रुवीकरण की शिकायतें रही है। जब आप जिला अध्यक्ष जैसे महत्वपूर्ण पदों के लिए जाति और उपजातियों को आधार बनाते हैं तो क्या आप ये संदेश नहीं दे रहे हैं कि योग्यता, विचारधारा या पार्टी के प्रति निष्ठा से ज़्यादा महत्वपूर्ण आपकी जाति है? और जनरल वर्ग के भीतर भी ब्राह्मण और वैश्य को अलग अलग कर देखना तो क्या ये समाज में एक और बंटवारे की तरफ बढ़ता हुआ कदम नहीं है? हरियाणा में कांग्रेस की हार ने पार्टी को आत्ममंथन के लिए मजबूर किया। पार्टी को लगता है कि उसने सामाजिक समीकरणों को सही से नहीं साधा। जाट वोटरों का एक बड़ा हिस्सा बीजेपी की ओर चला गया और दलित वोटों में भी सेंधमारी हुई।
ऐसे में कांग्रेस की ये नई रणनीति शायद इस कमी को पूरा करने की कोशिश है, लेकिन सवाल ये है, क्या ये रणनीति वाकई कारगर होगी? कांग्रेस के सामने दो बड़ी चुनौतियां हैं। पहली, वो ऐसी नई टीम बनाए जो पुराने समर्थकों को नाराज ना करे और नए समुदायों को जोड़ सके। दूसरी, नेतृत्व का चयन सही हो जो जातिगत समीकरणों को साधते हुए भी पार्टी की विचारधारा को कमजोर ना करे। लेकिन जब आप फॉर्म में ही उपजाति पूछने लगते हैं तो क्या ये संदेश नहीं जाता कि पार्टी अब विचारधारा से ज्यादा सियासी गणित पर चल रही है? आइए इस खबर को समाज के नजरिए से देखते हैं। हरियाणा का समाज पहले से ही जातिगत आधार पर बटा हुआ है। जाट आंदोलन से लेकर दलितों के अधिकारों तक हरियाणा में सामाजिक तनाव की कई मिसालें हैं। ऐसे में जब एक राष्ट्रीय पार्टी खुलकर जाति और उपजाति को अपने संगठन का आधार बनाती है तो ये समाज में क्या संदेश देता है? क्या ये सामाजिक एकता की दिशा में एक कदम है या फिर बंटवारे को और गहरा करने की कोशिश? और फिर जर्नल वर्ग के भीतर उपजाति पूछने का क्या मतलब है? क्या ब्राह्मण और वैश्य के बीच भी अब सियासी प्रतिनिधित्व की होड़ शुरू होगी? और अगर ऐसा हुआ तो क्या दलित, ओबीसी या जाट समुदाय भी अपनी उपजातियों को लेकर और बारीक मांग नहीं करेंगे? कांग्रेस का यह प्रयोग शायद कुछ वोटों को साधने में कामयाब हो जाए, लेकिन क्या ये लंबे समय में पार्टी और समाज दोनों के लिए नुकसानदेह नहीं होगा? दोस्तों, आपको क्या लगता है? हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। नमस्कार।